गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हम संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में पढ़ चुके हैं और आज हम प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि भारत में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें दो प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, जिन्हें संविधान द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री ही वास्तविक कार्यपालिका है। संविधान में राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करने के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है एवं उसका जो प्रधान या मुखिया होता है वह प्रधानमंत्री होता है। दूसरा और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या समूह के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इस संबंध में हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि सामान्य परिस्थितियों में जब किसी एक दल अथवा दलों के समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक का प्रयोग प्रधानमंत्री की नियुक्ति में नहीं किया जाता, लेकिन विशेष परिस्थितियां जिसमें किसी दल को या दल समूह को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग करने की गुंजाइश रहती है। सामान्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में जो बहुमत दल है वह अपना नेता चुनता है। यदि हम प्रधानमंत्री के कार्यों पर दृष्टिपात करें तो प्रधानमंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद का निर्माता भी है। कोई भी मंत्री तभी तक अपने पद पर बना रह सकता है जबकि उसे प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैसे तो प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम की संज्ञा दी गई है, लेकिन ये निर्भर करता है तत्कालीन परिस्थितियों में कि प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व क्या है, उस दल को प्राप्त बहुमत का आकार क्या है, क्या गठबंधन की सरकार है और गठबंधन की सरकारों में भी कितने दल उसमें सम्मिलित हैं। इन सब से प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो तय होती हैं। अतः ऐसे में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है, साथ ही वह शासन के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि जहां राष्ट्रपति राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, वहीं प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। मंत्रियों के मध्य विभिन्न विभागों का वितरण का जो कार्य है वह प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है और प्रधानमंत्री अपने विश्वस्त व्यक्तियों को ही विभिन्न जो महत्वपूर्ण प्रभार होते हैं उनकी जिम्मेदारी सौंपते हैं। मंत्रिपरिषद का कार्य संचालन व समन्वय स्थापित करना, अर्थात मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की जो भी बैठकें होती हैं उनका संचालन करना और साथ ही जो विभिन्न विभाग हैं उनके मध्य कार्यों में समन्वय स्थापित करना भी प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। और जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा के नेता भी होते हैं और साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। तो ऐसे में विदेश नीति के संचालक के रूप में भी प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही जनमत के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, अर्थात वे जनता की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने का कार्य भी करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 75 जो है वह कहता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करते हैं और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर की जाती है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि कोई भी मंत्री नियुक्त होते समय संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तब भी उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 6 माह के भीतर उसे किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी और यदि ऐसा करने में वह असफल रहता है तो 6 माह पश्चात उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। मंत्रिपरिषद जो है उसमें प्राय 3 प्रकार के मंत्रियों को शामिल किया जाता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ऐसा कोई भी क्लासिफिकेशन संविधान में नहीं मिलता है, यह मात्र परंपराओं या ये कहा जाए कि व्यवहारिक तौर पर किया गया है। और महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित तौर पर जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विभागों के अधिकार प्रभारी होते हैं और बाकी जो होते हैं वो घटते क्रम में होते हैं।
और मंत्रिपरिषद जो वह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। इस संबंध में कहा जाता है कि सब एक साथ तैरते हैं और सब एक साथ डूबते हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है और वह मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है, तो इसे मात्र एक मंत्री का त्यागपत्र नहीं वरन संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। अतः जो मंत्रिपरिषद है संसदात्मक व्यवस्था में वह सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करती है। मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका है और समस्त शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया जाता है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। 91वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है उसे काफ़ी हद तक सीमित कर दिया गया है। अब मंत्रिपरिषद का जो अधिकतम आकार हो सकता है वह जो निम्न सदन अर्थात जो लोकसभा की सदस्य संख्या है उसका मात्र 15% ही हो सकता है। ऐसे जो व्यवस्था है वो 91वें संविधान संशोधन द्वारा की गई है। अब हम बात कर लेते हैं महान्यायवादी के विषय में। महान्यायवादी बेसिकली भारत सरकार का कानूनी अधिकारी होता है जो उन्हें विभिन्न कानूनी जो मसले होते हैं उन पर सलाह देता है। और महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। इसका अर्थ ये है कि यदि महान्यायवादी को उनके पद से हटाना हो तो आपको किसी भी प्रकार का कारण बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उनके लिए महाभियोग जैसी किसी प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। किसी भी प्रक्रिया का निर्धारण महान्यायवादी के लिए नहीं किया गया है, तो ऐसे में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है और राष्ट्रपति जब भी चाहें उन्हें इस पद से पृथक कर सकते हैं। महान्यायवादी के रूप में राष्ट्रपति जो होता है वह किसी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है, क्योंकि चूँकि महान्यायवादी जो केंद्रीय सरकार होती है उनके कानूनी सलाहकार होते हैं, तो वे निश्चित रूप से कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। महान्यायवादी के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है जो परीक्षाओं में काफ़ी पूछा भी जाता है। महान्यायवादी जो हैं वो संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वे संसद के किसी भी सदन या किसी भी समिति में भाग लेने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, चूँकि वे संसद का सदस्य नहीं होते हैं। और महान्यायवादी जो होते हैं वो भारत सरकार को विभिन्न कानूनी मसलों पर सलाह देते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने प्रधानमंत्री एवं उनकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम भारतीय संसद के विषय में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।